हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आइए आज मैथ की क्लास में उन सभी प्रश्नों पर बात करते हैं जो बड़े ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और आप सभी को उन प्रश्नों पर बड़ा सारा कन्फ्यूज़न रहता है। आइए सर, प्रश्नों की जो पहली कंडीशन दी है वो इस प्रकार है, जैसे 1 से शुरू होने वाली संख्याएं हैं और 1 से 10 तक के नंबर्स को जोड़ना है आपको, या 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ना है, इवन 1 से 1000 तक की संख्याओं को जोड़ना है, तो आप उनका जवाब 2 से 5 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। आइए हम पहले प्रश्न पे बात करते हैं। इसकी शुरुआत 1 से हुई है, 1 से 10 तक। तो इसका बड़ा छोटा सा मेथड है, जो बड़ी संख्या है इवन जैसे 10 है, आप उसका आधा करिए और उसी नंबर को पुनः आप रिपीट कर दीजिए। उसी नंबर को आप पुनः, जैसे इसका आधा 5 है, आप उसी को रिपीट कर दीजिए, तो इसका जो जवाब है वो 55 आ जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 1 से 100 तक संख्याएं आपको जोड़नी है। इसका जवाब क्या आएगा? आप 50 का आधा लिखिए, 100 का आधा लिखिए। 100 का आधा 50 होता है, बस इसी संख्या को आप रिपीट कर दीजिए। इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 50। यदि आपको 1 से 1000 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो इसका जवाब आएगा, आप 1000 का आधा लिखिए 500, आप उसी को रिपीट कर दीजिए 500 और 500, ये इसका जवाब होगा। और अगला प्रश्न है 1 से 10,000 तक की संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। आइए अगले प्रश्न के साथ बात करते हैं। ऐसी संख्याएं दी हों, नंबर सेम है बढ़ते क्रम में, जैसे 3 हो गया, 33 हो गया, 333, इवन इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, कोई भी संख्या हो और बिना पॉइंट के लिखी हो, तो उसके जोड़ने का तरीका क्या होता है आइए देखें। तो उसमें आप हमेशा जहाँ पर अधिक संख्याएं हैं वहाँ से आप जोड़ना शुरू करेंगे। 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 और इस 15 का 5 लिखे, एक आपका कैरी बचेगा। फिर 3 3 4 3 6 3 3 6 3 9 3 12 और जो कैरी था उसको आप ऐड करते चलिए, 12 और 11, पुनः एक कैरी बच गया, 3 3 6 3 9 और एक ऐड कर दीजिए 0, पुनः एक बच गया, 3 3 6, एक 7 आ जाने वाला है और लास्ट में नंबर आपका आ जाएगा 3। तो इन सभी संख्याओं का जो योग है वो आपका ये सामने है। यदि सेम नंबर पॉइंट के साथ आ जाते हैं तो उनका जवाब कैसे आएगा? बिना पॉइंट की संख्याओं को हमने अधिक नंबर से जोड़ना शुरू किया था, यदि पॉइंट के साथ संख्याएं आती हैं तो आप उनको कम नंबर की तरफ से जोड़ना शुरू करिए। जैसे सबसे कम नंबर है 3, उसके बाद 3 और 3 है तो आप इसको 6 लिखिए, फिर 3 3 3 बार है तो आप इसको 9 लिखिए, फिर 3 3 3 4 बार है तो इसका एडर 12 आएगा, 3 3 6 3 9 3 12, 12 का 2 लिखिए, कैरी 1। अब पुनः इसको आप जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और एक कैरी था उसको आप ऐड कर दीजिए। अधिकतम जितने नंबर बाद पॉइंट लगाया गया हो, जैसे 5 नंबर बाद पॉइंट लगाया गया है तो आप 5 नंबर बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो इसका जो अल्टीमेट जवाब है वो आ जाएगा 1.62963। अगली स्थिति पे बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। बड़ी ट्रेंडिंग स्थिति है, तो पुलिस की परीक्षा में 2019 में पूछा भी गया है प्रश्न। अब जैसे क्रमागत संख्या दी है, 1 से लेकर कहीं तक भी दी हो, तो उनमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने का बढ़िया तरीका होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है जैसे 100, आप इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ और इसका जो भागफल है वो 20 आएगा। अब आपको करना क्या है, यदि भागफल 5 से बड़ा है तो आप पुनः भाग करिए, 20 को एक बार और आप 5 से भाग करिए और भाग जाएगा 4 बार। और भागफल यदि 5 से छोटा आ जाए तो आप वहीं रुक जाना और जो भी भागफल वाले नंबर्स हैं आप उनको ऐड कर दीजिए, तो आपका जवाब आ जाएगा 24। यदि आपसे प्रश्न करें कि 1 से 100 तक की संख्याओं का परस्पर गुणा कराने पर दाईं तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब आएगा 24। अच्छा, इसी की अगली स्थिति पूछेगा, यदि विषम संख्याओं का परस्पर गुणा कराऊं तो दाईं तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। विषम संख्या मतलब 1 3 5 7, इवन वो इनफिनाइट तक भी जा सकती हैं और इनका जवाब क्या होगा समझते हैं।
शून्य बनाने का काम है 5 का। यदि हम 5 का गुणा किसी भी इवन नंबर से कराएंगे, इवन नंबर का मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया या 8 हो गया, यदि हम इनके साथ गुणा कराएंगे तभी जाके अंत में शून्य बनेगा। क्यों? क्योंकि यदि ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, तो उनमें ना तो 10 आएगा, ना 20 आएगा, ना 30 आएगा। तो शून्य वाली नंबर तो ऑलरेडी हटे हैं। और दूसरा शून्य बनाने का काम है 2, 4, 6 और 8 का, उसका गुणा 5 के साथ होगा तभी बनेगा। अब 1 से 99 तक यदि आपने विषम संख्याएं लिखी हैं तो इसमें 2, 4, 6, 8 का कोई रोल नहीं होगा। तो इस स्थिति में जो शून्यों की संख्या होगी वो शून्य आ जाएगी, शून्यों की जो संख्या होगी वो शून्य आ जाएगी। और अगला प्रश्न है, यदि सम नंबर्स दे दे, जैसे 1 से 100 तक की सम संख्याएं बोले कि सम संख्याओं का गुणा कराया जाए और दाईं तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आइए इसको समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब सम संख्याओं में आपको ये समझना पड़ेगा कि पहली स्थिति में देखो 2, 4, 6, 8, 10, तो नीचे 10 आने वाला है। फिर आगे 12, 14, 16, 18 और 20 आने वाला है। अगली स्थिति में 30 आने वाला है, फिर 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा और 100 आएगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि पहले से ही इसमें 11 जीरो हैं, पहले से ही 11 जीरो है, प्लस 1 जीरो और निकल के आएगा क्योंकि जीरो बनाने के लिए 5 अनिवार्य है और 5 हमारे पास एक बार है। इसका गुणा यदि हम किसी भी सम संख्या के साथ, मीन 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ या 8 के साथ कराएंगे तो एक शून्य और निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो शून्यों की संख्या निकल कर आएगी वो आएगी 12। अब आइए पुनः समझते हैं। यदि 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या पूछे तो तरीका क्या होता है बेटा, 100 को 5 के साथ भाग करना है 20 बार। जो भागफल है यदि वो 5 से बड़ा है तो आप पुनः 5 से भाग करिए 4 बार। अब भागफल 5 से छोटा आ गया, रुक जाइए, आप भागफल आपस में जोड़ लीजिए तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 24। यदि आपसे पूछे विषम संख्याओं का गुणा कराना है और दाईं तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी, तो शून्यों की संख्या बचा 0 आएगी। यदि आपसे पूछे कि सम संख्याओं का परस्पर गुणा कराना है 1 से 100 तक की, तो शून्यों की संख्या क्या होगी, उसमें मैंने आपको समझाया है कि उसमें शून्यों की संख्या बेटा कितनी आ जाएगी, 12। इसकी कुछ विशेष स्थितियां और बनती हैं, जैसे स्थिति 1 ये आ गई आपके पास। इसमें भी आपसे यही पूछा है कि दाईं तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। अभी अभी मैंने आपको समझाया है कि शून्यों की संख्या के लिए कोई एक इवन नंबर हो और साथ में 5 हो। अब देखिए यहाँ पे इवन नंबर केवल आपके पास एक दिया है जो कि 8 है। यदि इसके हम फैक्टर करें तो फैक्टर आपके आ जाएंगे 2, 2 और 2। अब इनको यदि 0 में डाइवर्ट करना है तो 5 की रिक्वायर पड़ेगी, तो 5 हमारे पास एक यहाँ से है और एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। अब हमारे पास इवन नंबर भी 3 है और साथ में 5 भी 3 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो शून्यों की संख्या आएगी वो आएगी बेटा 3। अगली स्थिति में भी आपसे वही पूछा गया है कि 25, 35, 40, 65 और 6 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो बेटा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आगे की स्थितियों पे बात करते हैं। अगली स्थिति बहुत बढ़िया सी पूछी गई है, एसएससी जीडी ने इस क्वेश्चन को पूछा था 2021 में। बुआ 2 की पावर 16, 2 की पावर 15, 2 की पावर 14, 2 की पावर 13, एवन ये इनफिनाइट तक है, इन संख्याओं के योग के विषय में बात कर रहे हैं। अब देखने में तो बड़ा हैवी लग रहा है, बट इसका सोल्यूशन बुआ बिल्कुल 2 से 5 सेकंड के अंदर आप आराम से कर सकते हैं। आइए, यदि आपको कभी भी ऐसा रियलाइज हो कि जो संख्याएं लिखी गई हैं वो बाई 2 होते हुए आ रही हैं। बाई 2 का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे 2 टू पावर 16 है, 2 टू पावर 16 लिखा हुआ है, यदि इसको हम आधा करेंगे तो अब जब कुछ पावर में संख्या नहीं होती तो एक तो माना ही जाता है। अब यदि आधार दोनों के बेसिस जो है वो समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो वो पावर कितनी बन जाएगी, 15। वही स्थिति लिखी हुई है। तो इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप 1 सेकंड में दे सकते हैं। जो भी अधिकतम पावर का नंबर है आप वो लिखिए, जो भी अधिकतम पावर का नंबर है आप वो लिखिए और उसका आप 2 गुना करा दीजिए।
तो इसका जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा 2 टू पावर 17, 2 टू पावर 17। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 1 होगा और गुणा में बेटा घातें यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 16 और 1 17। इसका जवाब बेटा आ जाएगा 2 टू पावर 17। चलिए अगली स्थिति पे बात करते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है। इसकी 2 स्थितियां पूछी जाती हैं। एक तो ये स्थिति है जो कि बड़ा ट्रेंडिंग है, लगातार एसएससी पूछ रहा है। कभी आपसे इनका औसत पूछेगा और कभी आपसे ये बात करेगा कि ये संख्याएं किससे डिविजिबल होगी। तो आइए जरा बात करते हैं। बच्चा औसत के लिए हम लोगों को पता है कि औसत के लिए एक तरीका लगता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याएं। योग तो ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पर यदि हम संख्याओं की बात करें तो संख्याएं कितनी है बच्चा? 1, 2, 3 और 4। तो हम 4 से भाग कर देंगे। अब एक चीज और हम लोगों को क्लियरली दिख रही है, यदि यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें, 4 निकाल लें तो सबकी पावर 1 1 कम हो जानी है। तो बच्चा 4 कॉमन ले लीजिए तो संख्या हमारी आ जाएगी 4 की पावर 50। एक पावर मैंने वापस बाहर ले ली, 4 की पावर 51, सॉरी यस 4 की पावर 52, 4 की पावर 52 और बचा 4 की पावर 53 और बटे 4 ऑलरेडी मैंने लिखा था। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो जवाब है बच्चा वो आएगा 4 की पावर 50, 4 की पावर 51, 4 की पावर 52 और 4 की पावर 53। तो अब इस प्रकार का कभी भी प्रश्न आपको दिखे जिस संख्या की पावर लगी हो और वो संख्या उतने ही बार लगी हो, जैसे 4 है और 4 बार लिखी हो, औसत पूछे तो आप डायरेक्ट आंसर क्लिक कर सकते हो कि सभी की पावर को 1 कम कर देना है। इसके अगले प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसका दूसरा जो वेरिएंट आता है वो आपके सामने है। ये सेम नंबर किस संख्या से विभक्त होगा? तो इसका भी बड़ा ऑथेंटिक सा रास्ता होता है बेटा। इसमें जो न्यूनतम पावर होती है आप उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे 7 टू पावर 14 ना सबसे छोटी पावर है, आप इसको कॉमन ले लीजिए। अब बेटा जब सब कुछ ले लिया तो उनके पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पर 7 टू पावर 15 है, 14 तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो 7 टू पावर 1 और यहाँ 7 टू पावर 2। 7 टू पावर 14 इंटू बेटा ये बचेगा 1, 7 एंड 49। इसको यदि हम ऐड करते हैं 7 टू पावर 14 इंटू ये बन जाएगा बच्चा 57। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो संख्या आई है ये दिए गए ऑप्शंस में किससे पूर्णतः डिविजिबल है। तो मैंने देखा कि 57 जो है वो 19 से पूर्णतः डिविजिबल है। समझ आई बच्चा बात? मैंने आपसे क्या बोला? जो सबसे छोटी पावर वाली संख्या है आप उसको कॉमन ले लीजिए। मैंने 7 टू पावर 14 को कॉमन ले लिया। तो अब जब सारा कॉमन ही ले लिया तो बचेगा क्या? 1। यहाँ से 14 आप ऑलरेडी ले चुके हो तो 1 बचेगा बच्चा। और आगे की स्थिति में पावर कितनी बचेगी? 2। जब मैंने इसकी पावर बना ली तो स्थिति कितनी आ गई हमारी? 7 टू पावर 14 इंटू 57। तो आपको ये देखना है ये जो 57 आया है या जो भी नंबर आया है किन ऑप्शंस में डिविजिबल है। तो वो 19 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो जवाब क्या आ गया था? 19। अगली स्थिति इसी प्रकार की है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसकी अगली स्थिति पे बात करते हैं जो कि रूट्स एंड सेट्स टॉपिक है और बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और लगातार पेपरों में आ भी रहा है। तो आइए वो इसमें स्थितियां 3 आती हैं। पहली स्थिति आती है जहां पर जो रूट्स वैल्यूज हैं उनका ऐड समान हो। दूसरी कंडीशन आती है उनका मल्टीप्लिकेशन समान हो। तीसरी स्थिति आती है उनका जो डिफरेंस है, अंतर है बच्चा, वो समान हो। आइए कैसे समझते हैं, कंडीशनों को कैसे समझा जाए, आइए जरा बोलते हैं। जब योग समान की स्थिति आए तब क्या करना है? जैसे देखिए 11 और 3 योग बराबर है, 14 और 4 योग बराबर है। अब इस स्थिति में ये समझना जरूरी है कि इसमें से बड़ा कौन होगा। आइए जरा, यदि संख्याओं का योग समान है, रूट्स वैल्यूज का योग समान है और आपसे पूछे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको ये समझना है बेटा जिन संख्याओं का डिफरेंस कम होगा, जैसे इसका डिफरेंस 2 है और इसका डिफरेंस 6 है, जिन संख्याओं का डिफरेंस कम होगा वो उन नंबर्स में सबसे बड़ी संख्या होगी। जिनका डिफरेंस अधिक होगा वो उन नंबर्स में सबसे छोटी संख्या होगी। यदि हम इसकी अगली स्थिति पे चले कि जब गुणनफल समान हो बच्चा,
तब उस स्थिति को कैसे अटेंड करेंगे? अब देखिए 8 और 3 का गुणा 24, 24 और 1 का गुणा भी 24। अब इसमें कौन सा बड़ा है उसको आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए तरीका देखें, उस स्थिति में आपको क्या करना है, इन संख्याओं का एडन करना है जब इनका गुणनफल समान हो। जैसे इसका गुणनफल 24 था, इसका भी गुणनफल 24 था। कैसे समझेंगे? अब इन संख्याओं का आप क्या करोगे, एडन कर लेना। 8 और 3 11, 24 और 1 25। तो बच्चा आपको ये याद रखना है कि गुणनफल समान वाली स्थिति में जिन संख्याओं का योगफल अधिक होगा, बच्चा जिन संख्याओं का योगफल अधिक होगा वो संख्या हमेशा बड़ी मानी जाएगी। समझ आया? अब इसकी अगली स्थिति पे चलते हैं जहां पर डिफरेंस समान हो। जब डिफरेंस की स्थिति आए, जैसे √7 और √5 का डिफरेंस 2 है, √5 एंड √3 का डिफरेंस 2 है। यदि बच्चा अंतर समान है तो उस स्थिति को बड़ा बेसिकली समझना है। अंतर समान होने पर जो छोटा नंबर दिया होगा, जो भी छोटा नंबर दिया होगा वो संख्या बच्चा बड़ी मानी जाएगी। वो संख्या बच्चा बड़ी मानी जाएगी। इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? √5 माइनस √3। और छोटा नंबर कौन सा है उसको समझना होगा। तो छोटा नंबर आ जाएगा √7 माइनस √5। तो आइए बच्चों इसकी पहली स्थिति पे बात करते हैं। और पहली स्थिति दी है √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7, √11 माइनस √9। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से बड़ा पद क्या होगा। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने आपको इसका रास्ता बता दिया है, इसका तरीका बता दिया है कि जब डिफरेंस समान हो। इसका डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है। डिफरेंस समान होने पर जो सबसे छोटा नंबर होगा, जैसे मैंने ध्यान दिया, जो सबसे छोटा नंबर है वो ये है हमारे पास √5 माइनस √3। तो इस स्थिति में जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो ये आएगा। अब आपसे कहता है सबसे छोटा नंबर बताइए, तो हम चलेंगे बड़ी संख्या के साथ। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है? √11 माइनस √9। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर बचा ये आ जाएगा। बात तो समझ आ रही ना आपको? सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो छोटी संख्या मानी जाएगी, जो सबसे छोटी संख्या है उसको बड़ा नंबर माना जाएगा। चलिए इसकी अगली स्थिति के साथ चलते हैं। अगली स्थिति बच्चा दी है हमारी √6 प्लस √4, √8 प्लस √3, √12 प्लस √2। अब इसमें से बड़ा नंबर की बात कर रहा है तो मैंने आपको 3 स्थितियां बताई हैं। एक स्थिति बच्चा आपको मैंने योग की बताई है, एक स्थिति मैंने गुणा समान की बताई है, और एक स्थिति मैंने डिफरेंस समान की बताई। आइए जरा समझते हैं। तो इसका योग 6 4 10 8 3 11, ये संख्या तो भाई डिफरेंस, इसका एडिशन इक्वल वाली तो है नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन वाली है सर। 6 और 4 का जो गुणा है ना वो 24 आने वाला है। 8 और 3 का गुणा बेटा वो भी 24 आने वाला है। 12 और 2 का गुणा भी बच्चा 24 आने वाला है, और 24 और 1 का गुणा भी 24 आने वाला है। तो अभी अभी हमने आपको समझाया है यदि गुणनफल समान है तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें करना यह है कि उन संख्याओं का योग कर लेना। 6 और 4 का योग बेटा 10 आएगा, 8 और 3 का योग बेटा 11 आएगा, 12 और 2 का योग जो है बेटा 14 आएगा, 24 और 1 का जोड़ जो है वो 25 आएगा। तो मैंने आपको क्या समझाया? यदि संख्याओं का गुणनफल समान है तो उन संख्याओं का हम योग निकालेंगे। जिस संख्या का योगफल बड़ा होगा, जिस संख्या का योगफल बड़ा होगा उस स्थिति में वो संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। वो संख्या बच्चा सबसे बड़ी मानी जाएगी। अब इसमें सबसे छोटी संख्या की बात करें तो जिसका योग सबसे छोटा है उसको हम सबसे छोटी संख्या मान लेंगे, सबसे छोटी संख्या मान लेंगे। बच्चा अगली स्थिति के साथ चलते हैं। अगली स्थिति योग की दी है। अब योग की स्थिति कैसे अटेंड होती है? आइए जरा आ जाइए स्क्रीन पे। क्वेश्चन दिया है √11 प्लस √5, √14 प्लस √2, √8 प्लस √8। देखिए योग बराबर है ना, 8 8 16, 14 2 16, 11 5 16। योग बराबर होने पर इन संख्याओं का डिफरेंस देखा जाएगा। इन संख्याओं का डिफरेंस देखा जाएगा, इन संख्याओं का अंतर देखा जाएगा। जिसमें अंतर सबसे कम वो सबसे बड़ी संख्या होगी। जिसमें अंतर सबसे कम वो बच्चा सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिस संख्या में अंतर ज़्यादा वो सबसे छोटी संख्या होगी। वो सबसे छोटी संख्या। समझ आई बात आपको? चलिए भाई अगली स्थिति के साथ चलते हैं। अगली स्थिति के साथ चलते हैं। इसका जवाब आपको देना है। इस स्थिति को ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगली स्थिति के साथ चलते हैं बच्चों।
बड़ी बढ़िया सी दोनों स्थितियां हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले आपको हम क्वेश्चन नंबर 23 कराएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 22 कराएंगे। उसने क्या पूछा है आपसे? पूछा ये है आपसे, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आइए जरा समझते हैं वो। अभाज्य संख्याओं का मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा कितनी होती है? 2। अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। फिर 5 होती है बेटा, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ना वो इनफिनाइट तक जाने वाली संख्याएं हैं। तब छोटी सी बात समझनी है, उसने कहा इकाई का अंक क्या होगा? थोड़ा सा समझते हैं। यदि अभाज्य संख्याओं में 2 भी है और अभाज्य संख्याओं में 5 भी है, यदि इन दोनों नंबर्स का हम गुणा कराएंगे तो बच्चा क्या बनने वाला है? शून्य बनने वाला है। अब शून्य के नंबर के साथ हम किसी भी संख्या का गुणा कराएंगे तब तो शून्य आने वाला है। तो अब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, यदि सभी अभाज्य संख्याओं का परस्पर गुणा कराने को बोले और आपसे ये पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो बच्चा वहां पर हमारा जो जवाब है वो ये होगा कि वहां पर जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा? शून्य आएगा। अच्छा, इसकी एक दूसरी स्थिति इन्होंने बना दी है। दूसरी स्थिति क्या बना दी? उन्होंने कहा यहाँ क्या बोला? सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कराना है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोले? सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणा कराना है। तो इसको बड़ा थोड़ा सा पहले केयरफुली आप लोग पढ़ना एग्जाम में, देन उसका सोल्यूशन देना। अब ये समझिए, सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याओं का मतलब अब इसमें जो 2 दिया है ये हमें नहीं लेना है, जो 2 दिया है ये हमें नहीं लेना है। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत हम 3 से करेंगे। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, डॉट डॉट डॉट। तो अब एक बात और समझनी है, एक बात ये समझनी है, उसने कहा विषम नंबर लेना है, विषम अभाज्य नंबर लेना है, तो इसमें किसी भी स्थिति में 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। और आपको भी ये पता है कि 5 का गुणा, 5 एक ऑड नंबर है, इसका गुणा जब तक किसी भी इवन नंबर में नहीं होगा तब तक शून्य बनने वाला नहीं। तो यहाँ एक बात समझनी है कि बच्चा 5 का गुणा, 5 का गुणा किसी भी ऑड नंबर से आप करेंगे, किसी भी विषम संख्या से करेंगे। आप चाहें तो 3 से कर लीजिए, 15 आने वाला है। आप चाहें तो 7 से कर लीजिए, 35 आएगा। आप चाहो तो आप इसका गुणा किसी भी और 11 ले लिया मैंने सर, तो जवाब हमारा आने वाला है 55। तो एक बात हमको ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि यदि 5 का गुणा किसी भी ऑड नंबर से होगा, मीन विषम संख्या से होगा, तो वहां पर जो इकाई का अंक है वो हमेशा बच्चा कितना आने वाला है? वो हमेशा कितना आने वाला है? वो 5 आने वाला है। एक बार पुनः समझ लेते हैं, यदि वह सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछे तो बच्चा हमारा जवाब क्या आएगा? हमारा जवाब आएगा शून्य। यदि हमसे ये बोल दे कि सभी विषम संख्याओं का परस्पर गुणा कराना है तो वहां पर जो इकाई का अंक आएगा बच्चा वो कितना आएगा? वो 5 आएगा। अब आगे हम लोग कल पुनः जुड़ेंगे इसी के आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज 15 जून की रिकॉर्डिंग है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी हलचल पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर शुरू हो गई है, तो प्लीज़ आप सभी लोग थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ऑल दी बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू। मिलते हैं कल अगली क्लास में।